हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की अपनी जो क्लास है ये 31 अक्टूबर को ये जो एडिटोरियल आया था वो क्लास है। आज 1 नवंबर है। टाइटल आपको दे रखा है यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। ये आपका टाइटल है। अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इन दिनों में चल रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ इस सेशन को। ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। आप लोग बहुत पेशेंस आपने दिखाया। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस 1-2 दिन और रह सकता है। उसके बाद में ये स्टूडियो मैं खुद से अरेंज कर लूँगा। मैं कहीं और शिफ्ट हो चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। वरना स्टूडियो हमारे पास 2 बने हुए थे ऑलरेडी, लेकिन किसी नए प्लेस पर स्टूडियो को व्यवस्थित करना थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अभी कुछ जुगाड़ किया है, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन में खुद का स्टूडियो हो जाएगा तो नंबर ऑफ क्लासेस भी बहुत सारे आपको मिलने लग जाएंगे और काफ़ी बेहतर क्लासेस, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। बस आप तो जुड़े रहें, टच में रहें, और जो मैं सिखा रहा हूं उसको आप, जैसे कि पहले मैं किया करते थे, नोट्स बनाएंगे। आप पॉइंट वाइज हर एक चीज़ को नोट करेंगे और रिवीजन करके नेक्स्ट सेशन पे आएंगे। तो आज की जो क्लास है 1 नवंबर आज है, और 31 अक्टूबर को ये सेशन आया था द हिंदू में, यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। इसकी हम बात कर रहे हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर का मतलब है एकजुट है, और किसके खिलाफ एकजुट है? टेरर के खिलाफ, मींस आतंक के खिलाफ एकजुट। अब एक्चुअल में यूएनएससी में जो भारत जो अध्यक्षता कर रहा है, मतलब भारत अभी फिलहाल एक हेड बना हुआ है। भारत की क्या क्या एफर्ट्स हैं और क्या, चूंकि अब 2 महीने ही रह गए हैं, उसके बाद अब चूंकि पद भारत को छोड़ना पड़ेगा, फिर एक व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग नया मेंबर आ जाएगा भारत के स्थान पर हेड करने के लिए। तो उसमें भारत की तरफ से क्या प्रयास है और कुछ और प्रयास तेज भारत ने कर दिए हैं, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये पढ़ते हैं विस्तार से। जो नए व्यूअर्स हैं वो इतना ध्यान रखें कि जो ये अंडरलाइंड पार्ट है, येलो कलर का पार्ट है, ये तो सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ में वर्ब क्या लगेगी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड सेकंड थिंग, जो ये आपको स्काई ब्लू दिख रहा है, ये ग्रामर का एक एक्स्ट्रा डिस्कशन है, ये आपको नोट कर लेना है। कहीं कहीं पर आपको रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स दिखेंगे, वो आपकी वोकैब होगी, ठीक है। तो इंडियाज डिसीजन, भारत का निर्णय, किस चीज का निर्णय? होस्ट करने का। होस्ट करने का मतलब है मेजबानी करने का, ठीक है। होस्ट का ऑपोजिट गेस्ट होता है, अतिथि होता है। तो भारत का डिसीजन होस्ट करने का, किसको? ये देखिए यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको हिंदी में बोलते हैं। और इस यूएनएससी का काउंटर टेररिज्म कमिटी, एक कमिटी है, इसको शॉर्ट में कहा गया है सीटीसी, ठीक है। काउंटर जहां वर्ड लगता है इसका मतलब रोधी है, विरोधी है ना, मतलब विपरीत, जो ऑपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर। तो काउंटर टेररिज्म कमिटी का मतलब है आतंक रोधी समिति। इसको हिंदी में यूं पढ़ सकते हैं, बाकी इसको हिंदी में ले जाने की आवश्यकता हमें है नहीं। तो भारत का डिसीजन, क्या डिसीजन? यूएनएससी की सीटीसी को होस्ट करने का, इस कमिटी को होस्ट करने का। अब सब डिसीजन जो शब्द है ना, इसकी वर्ब यहां दे रखी है आपको, इज। ये डिसीजन एक इंपॉर्टेंट मार्कर है, एक महत्वपूर्ण मार्कर का मतलब यहां पे है चिन्हित करने वाले को बोलते हैं, लेकिन यहां पे आप यूं पढ़िए कि ये एक महत्वपूर्ण चीज है। किसकी? गवर्नमेंट का जो ऑनगोइंग एफर्ट है। ऑनगोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस। आप इसको लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। ऑनगोइंग का मतलब है कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार। तो गवर्नमेंट जो लगातार प्रयास कर रही है, उस प्रयास में एक महत्वपूर्ण पार्ट ये वाला है। और प्रयास किसका है? गवर्नमेंट का। हाईलाइट करने का। हाईलाइट करने का मतलब दर्शाने का। किस चीज को? टेररिज्म इश्यूज को, आतंकी मुद्दों को। और वो भी ऐसे समय पर, एट ए टाइम द ग्लोबल बॉडी हैज बीन मोर फोकस्ड ऑन, जब वैश्विक निकाय, ग्लोबल बॉडी का मतलब होता है वैश्विक निकाय, हैज बीन मोर फोकस्ड ऑन, वो ज्यादा फोकस रहा है, ज्यादा उसका ध्यान रहा है किस पर? यूक्रेन के लड़ाई पर। जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित है। उस समय भारत ऐसे मुद्दे उठा रहा है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर मैं सारगर्भित तरीके से बात करूं तो ऐसे कर सकता हूं। अब आप समझिए, डिसीजन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब थी इज। इसके बाद में ग्लोबल बॉडी सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है हैज बीन। एक तो ये सब्जेक्ट वर्ब हो गए, 2 सब्जेक्ट हैं, 2 वर्ब हैं। एक चीज ये देख लीजिए कि फोकस के साथ में लगा हुआ है ऑन। फोकस के साथ में आपको प्रेपोजिशन लगाना होता है ऑन, फोकस्ड ऑन, ध्यान केंद्रित होना किसी चीज पर। और कुछ इसमें खास है नहीं, एक बार रिपीट कर देता हूं। भारत का डिसीजन सीटीसी को
होस्ट करने का, सीटीसी किसकी कमेटी है, ये यूएनएससी कमेटी है, इसको होस्ट करने का ये जो डिसीजन है एक महत्वपूर्ण मार्कर है किसका, गवर्नमेंट के लगातार किए गए प्रयासों का। प्रयास किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट लगातार आतंकी मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। किस समय, उस समय जब वैश्विक निकाय ज्यादा फोकस्ड है यूक्रेन की लड़ाई पर। ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ पूरा हो गया। ऐसे ही आपको भी अप्रोच करना है। व्हेनेवर यू आर अबाउट टू रीड दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स, यू शुड मूव ऑन लाइक दैट, कि आपको एक पैराग्राफ के अंदर जो भी सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले, वो निकाल लें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले उसको नोट डाउन कर लें, डिक्शनरी से सर्च करें, आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए, हेल्ड इन मुंबई एंड दिल्ली। अब ये कह रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है ना, मतलब ये जो सीटीसी कमेटी है, इसकी जो मीटिंग वगैरह जो भी है ये आयोजित की गई मुंबई और दिल्ली में। अब मुंबई का एजेंडा कुछ अलग था, दिल्ली का एजेंडा अलग था, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, आगे समझ में आ जाएगा आपको। हेल्ड जो है वो होल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। होल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म करोगे तो ये बनेगी हेल्ड, और थर्ड फॉर्म करोगे तो बनेगी हेल्ड। तो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ऐसे करके आपको ये फॉर्म्स याद रखनी है। अब हेल्ड इन मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई और दिल्ली में ये आयोजित हुई। इट ब्रॉट, अब ये इट आ रहा है सीटीसी के लिए प्रोनाउन। आपको पता होना चाहिए कि नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये प्रोनाउन है। इट ब्रॉट यूएन ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है ऑफिसर्स। तो इसने क्या किया, इसने यूएन जो ऑफिशियल्स हैं, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी हैं, उनको ये मीटिंग साथ लेकर आई, मिनिस्टर्स को साथ लेकर आई। डिप्लोमेट्स का मतलब होता है राजनयिक, कह सकते हो, जो कॉन्सुलेट्स होते हैं उसको कह सकते हो डिप्लोमेट्स, राजनयिक है। एम्बेसडर कह सकते हो। फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी के बहुत सारे देश हैं, वो मेंबर्स हैं, उन सभी के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इस मीटिंग में आए। टू डिस्कस चैलेंजेस, क्यों आए, चैलेंजेस डिस्कस करने के लिए। और चैलेंजेस किसके सामने हैं, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब है स्ट्रक्चर, ढांचा कह सकते हो। आर्किटेक्चर का मतलब होगा स्ट्रक्चर, ढांचा। तो ये सब साथ में आए किस लिए, ताकि डिस्कस किए जा सके उन चुनौतियों को, उन चैलेंजेस को जो किसके सामने हैं, जो इस प्रकार का जो ढांचा बना हुआ है, जो सीटीसी का ढांचा बना हुआ है, उसके सामने जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करने के लिए सब साथ में आए। ठीक है, इट है, इसकी वर्ब तो है साहब ये ब्रॉट। ठीक है, चैलेंजेस किसके सामने है उसके लिए लगाना है टू। दीज आर द की पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं। चैलेंज किसके सामने है उसके लिए क्या लगाना है, टू लगाना है। और इट की वर्ब है वो ब्रॉट है, बाकी कुछ इसमें खास था नहीं। होल्ड की तीनों फॉर्म हमने डिस्कस कर ली है। तो ये आपकी पहला स्लाइड कंप्लीट है। आगे चलते हैं, दूसरे स्लाइड में देखिए, इन मुंबई, जैसा कि मैंने कहा कि मुंबई में जो मीटिंग हुई उसका कुछ फोकस अलग था। फिर दिल्ली में जो सीटीसी की मीटिंग हुई उसके फोकस थोड़ा अलग था। तो यहाँ पे क्या फोकस था, तो मुंबई में स्पॉटलाइट किस पर थी, स्पॉटलाइट की वर्ब है वॉज। ये थी 26/11 के अटैक्स पर। भाई 26/11 के हमले आपको याद होगा, ये एक मतलब एक बहुत ही ऐसी घटना जो बहुत बड़ा कह सकते हो कि भयावह घटना भारत में घटी थी। तो उन अटैक्स पर चर्चा का विषय था। मुंबई में जो चर्चा हुई, मुंबई के अंदर ये स्पॉटलाइट जो थी इन अटैक्स पर थी। अटैक्स यहाँ पे नाउन है, ये समझ लेना। स्पॉटलाइट का मतलब होता है फोकस पॉइंट क्या था, फोकल पॉइंट क्या था। स्पॉटलाइट जो शब्द है, स्पॉटलाइट आप समझते ही होंगे, जैसे कभी कभी स्टेज पर कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस आप देखते होंगे, यूट्यूब पर आपने देखे होंगे बहुत सारी प्रस्तुतियां ऐसी। तो एक व्यक्ति पर केवल लाइट लगी होती है, बाकी चारों तरफ अंधेरा होता है, तो उसको स्पॉटलाइट बोलते हैं। तो ये स्पॉटलाइट का मतलब है कि केंद्र क्या है, किस पर आप बातचीत कर रहे हो, क्या मुख्य विषय है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट मीन्स केंद्र बिंदु, ये फोकल पॉइंट है। तो मुंबई में स्पॉटलाइट जो थी वो 26/11 के अटैक्स पर थी। ठीक है, स्पॉटलाइट की वो वॉज है। डेस्पाइट, सबसे पहली बात, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है। डेस्पाइट इज अ प्रेपोजिशन एंड व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ये इसका मतलब है। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ। एक बात और ध्यान रख लेना कि इन स्पाइट ऑफ को लिखने का तरीका भी यही है, मतलब स्पेस होना चाहिए तीनों वर्ड्स के बीच में, साथ में नहीं लिखा जाता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है क्या, के बावजूद। तो ये कह रहा है कि डेस्पाइट द ग्लोबल नेचर ऑफ द टेरर टारगेट्स, टेरर टारगेट्स तो ग्लोबल नेचर है, पूरे विश्व भर में आतंकी हमले होते रहते हैं,
है ना। तो ग्लोबल नेचर है मतलब ये वैश्विक प्रकृति है टेरर टारगेट्स की, वो तो पता ही है। इसके बावजूद इंडिया हैज हैड, ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये लग रही है इसके साथ में मैन वर्ब, और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं तो ये हैड यहाँ पे मैन वर्ब थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। अपहिल है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, बैटल यहाँ पे नाउन है। अपहिल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है वो लिख लीजिए। अपहिल का मतलब होता है डिफिकल्ट, या एक बहुत ही बढ़िया मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देता हूं, आर्डस, ARDUOUS, ये होता है मुश्किल, ठीक है। तो कह रहा है इंडिया हैज हैड, भारत का रहा है बड़ा ही मुश्किल लड़ाई रही है। हालांकि कह रहा है लेखक कि वैसे तो पूरे विश्व के लिए ही एक बड़ा मुद्दा है ये, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन भारत की बहुत ही मुश्किल लड़ाई रही है। कब से? 2008 से। इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, किसमें? अंतरराष्ट्रीय सहयोग में, कोऑपरेशन सहयोग है। टू परस्यू का वैसे तो होता है फॉलो करना, चेज करना, पीछा करना, यहां पे इसका मतलब है कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग किस चीज के लिए? टू परस्यू द केस, इस केस को कंटिन्यू करने के लिए, इस स्थिति पर बात करने के लिए। एंड इन ब्रिंगिंग, और साथ में एक काम और, ब्रिंग के साथ लग रखा है थ्रू, हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं है। ब्रिंग थ्रू का मतलब लेकर आना है और इसके अधीन लेकर आना है, इतना समझ लीजिए। लोन का मतलब होता है अलोन, लोन का मतलब होता है अलोन, मतलब अकेला, लोन का मतलब ये है। सर्वाइविंग अटैकर, सर्वाइव करने वाले का मतलब है कि कोई लड़ाई हुई, कोई बीमारी आई, कोई युद्ध हुआ, उसमें बच गया हो कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग मारे गए हो, कोई व्यक्ति जीवित बच गया हो, उसको सर्वाइविंग बोलते हैं। अटैकर का मतलब हमला करने वाला है। नाम है इस शख्स का अजमल कसाब, आप परिचित होंगे इस नाम से। अ फुल ट्रायल मतलब पूरे तरीके का, ट्रायल मतलब मुकदमा है। एंड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी की सजा देना, एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस। एक तो एग्जीक्यूट करना होता है क्रियान्वित करना, और यहां पे एग्जीक्यूशन का मतलब है हत्याकांड को बोल सकते हैं। पनिशमेंट के तौर पर अगर आपने ऐसी सजा सुनाई है कोर्ट ने कि जिसमें व्यक्ति का मरना तय है, फांसी की सजा हो, मौत की सजा हो, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो भारत के दो मुश्किल काम रहे, एक तो रहा 2008 से भारत की मुश्किल लड़ाई रही, एक तो इस केस को कंटिन्यू करने में, दूसरा एकमात्र जो हमलावर बच गया था अजमल कसाब, उसका पूरा तरीके से मुकदमे के अधीन लेकर आने में, और साथ में उनको फांसी दिलाने में। तो ये सब चीजें रही। अब आप देखो जो रेड कलर में है वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। अपहिल का मतलब है डिफिकल्ट या फिर आर्डस। परस्यू है, इसका मतलब कंटिन्यू करना है यहाँ पे, बाकी इसका मतलब चेज करना होता है, फॉलो करना होता है। लोन है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अलोन, अकेला, सिंगल कह सकते हो, अलोन कह सकते हो, सॉलिटरी कह सकते हो, लिख लीजिए, सॉलिटरी भी कर सकते हो, सॉलिटरी भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन है, ये फांसी की सजा को बोलते हैं। हत्याकांड होता है एक प्रकार से, पनिशमेंट के तौर पर अगर सजा दे दी गई हो, मौत की सजा हो, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। स्पॉटलाइट की वर्ब है वो वॉज है, इंडिया की वर्ब है वो हैज हैड है। एक और काम की बात यहाँ पे है, सिंस के साथ टाइम आ रहा है, और whenever you see since और for plus time, wherever you see since और for plus time, तो ध्यान रखिए हमेशा ऐसी स्थिति होने पर आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना है। परफेक्टिव एस्पेक्ट से मेरा मतलब ये है, फिलहाल आपको नहीं पता हो एग्जैक्टली कि एस्पेक्ट क्या चीज है, तो परफेक्टिव एस्पेक्ट से मेरा मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओ, पास्ट में भी परफेक्ट लगा सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हो, फ्यूचर में भी ऐसा ही परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखिए हैज हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है, परफेक्टिव एस्पेक्ट है, बिकॉज वी हैव गॉट सिंस प्लस टाइम। और सिंस ही क्यों लगा रखा है? आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, क्योंकि 2008 जो है वो फिक्स टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए वहां पे सिंस का प्रयोग है, अदरवाइज हम 4 लगा देते। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड स्लाइड। आगे देखिए, आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब देखो पाकिस्तान जैसा कि हमेशा करता रहा है वैसी चीजें यहाँ पाकिस्तान ने एक बार फिर से करी। शुरुआत में तो कुछ समय इसने क्या किया कि जब ये हमला हुआ उस समय तो पाकिस्तान को डर लगता है कि नाम तो अपना ही आना, क्योंकि हमने किया है, तो पाकिस्तान ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान ने अपने पैर ड्रैग किए। ड्रैग करना घसीटने को बोलते हैं, ड्रैग करना, फीट मतलब पैर है, अपने पैर घसीटे मतलब पैर वापस खींच लिए, यूं कह सकते हो।
वैसे इसका मतलब ये भी होता है reluctant to act। अगर इसको मैं इंग्लिश में बताऊं तो यूं कह सकता हूं reluctant to act। कभी आपने देखा बच्चा स्कूल जाता है और आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता, तो अपने पैर घसीटते घसीटते वो स्कूल की तरफ चलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रैग वंस फीट। इसका मतलब reluctant to act मतलब अनविलिंग टू एक्ट। कोई भी काम करने की आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट। तो पाकिस्तान ने अपने पैर पीछे खींच लिए किस चीज पर? प्रोसिक्यूट करने को लेकर। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा दायर करना, ठीक है। किसको? इवन लश्कर तैयबा कमांडर्स हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान लखवी एंड अदर्स। तो इन लोगों पर इसने मुकदमा करने से भी इनकार कर दिया। शुरुआत में तो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी, लेकिन फिर ये अपने पे आ गया और पाकिस्तान ने इन मतलब यहां तक कि इवन है वो स्ट्रेस डालने के लिए आता है, कुछ नाम गिनाए हैं कि यहां तक कि लश्कर तैयबा कमांडर्स जो हैं हाफिज सईद और जाकिर उर रहमान लखवी और बाकी के लोग भी हैं, इनको प्रोसिक्यूट करने से इसने इनकार कर दिया। ये अपने पैर पीछे खींच लिए, नहीं किया इसने। दैट इट्स अ फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। और ये जो लोग हैं ना, एक ये आतंकी, दूसरा ये, और तीसरी इस कैटेगरी में बहुत सारे आतंकी, इनको इसकी जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, मैं इसको हिंदी में बताऊं तो संघीय जांच जो एजेंसी है पाकिस्तान की, इसने आरोपी ठहराया था किसके लिए? हमलों के लिए। जो हमले हुए थे उन हमलों के लिए इसको इन लोगों को आरोपी ठहराया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत में तो इन्फॉर्मेशन शेयर करी, लेकिन उसके बाद में इसको प्रोसिक्यूट करने से भी इसने अपनी अनविलिंगनेस शो करी। पाकिस्तान की वर्ब है वो हैज ड्रैग्ड है, ठीक है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की वर्ब है वो हेल्ड है। रेस्पॉन्सिबल के साथ में फोर लगता है, किस चीज के लिए जिम्मेदार है उसके लिए, बाकी कुछ खास नहीं है। इवन है वो एक एडवर्ब होता है, और याद रखें कि इवन इज जनरली यूज्ड बिफोर दैट वेरी वर्ड दैट इज क्वालिफाइड बाय इट। जो इसके द्वारा क्वालिफाई होता है, मॉडिफाई होता है, उससे पहले लगता है, जिसकी विशेषता बतानी होती है उससे पहले ही आता है। तो ये इवन का प्रोसेस है, याद रखना है आपको। बाकी एक काम की बात और है, अदर जो है या अदर्स, ये डिटर्मिनर भी होता है और ये प्रोनाउन भी होता है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अगर डिटर्मिनर होगा तो इसके बाद में नाउन लगेगा, और अगर ये प्रोनाउन होगा तो इसके बाद में नाउन नहीं लगेगा। इतनी सी बात ध्यान रखें। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि अदर्स क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये यहाँ पे प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द यूएनएससी कॉन्फ्रेंस। अब कह रहा है कि यूएनएससी कॉन्फ्रेंस के दौरान, कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग होती है, पार्लेज बोलते हैं इसको, PARLEY, ये पता ही होगा वर्ड आपको, पार्ले, PARLEY, ये मीटिंग्स को बोलते हैं। तो यूएनएससी की मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, ये बताता है उस टाइम पीरियड को जिस दौरान कुछ काम हुआ है। तो यूएनएससी की मीटिंग के दौरान अटेंडीज, व्हाट डज इट मीन? अटेंडीज का मतलब है जिन ने वो मीटिंग अटेंड की थी, जो उस मीटिंग में उपस्थित थे, वो लोग हैं अटेंडीज। द क्यों लगा रखा है? क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है पहले उससे समझ में आ गया कि यूएनएससी के मेंबर्स हैं वही इसके अटेंडीज रहे होंगे, उसी के ऑफिशियल्स आए हैं, उन्हीं के मिनिस्टर्स आए हैं, है ना, तो इसलिए अटेंडीज यहाँ पर डेफिनेट हो गया, तो दे लग गया। अब ऐसा जो यूज होता है कि जब किसी वर्ड के पहले ही हमें उसकी जानकारी दे दी गई होती है, तो वो जो यूज है वो कहलाता है एनाफोरिक यूज ऑफ द। ये एनाफोरिक यूज है, ठीक है ना। तो जब कभी भी किसी नाउन के पहले उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता हो और वो डेफिनेट बन जाती हो, तो द लगता है, और इस द के यूज को हम बोलते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। तो जो अटेंडीज है, हर्ड हियर की सेकंड फॉर्म है, हियर की सेकंड फॉर्म है, सुनने को बोलते हैं। तो इन्होंने सुना, ना केवल विक्टिम्स मतलब जो पीड़ित रहे, जो शिकार रहे, जो हमलों के शिकार रहे। तो इन हमलों के जो शिकार लोग थे, इन जो ऑफिशियल्स आए, मिनिस्टर्स आए, उन्होंने इनकी बातों को भी सुना। तो ना केवल इनकी बातों को सुना, बल्कि यहाँ पे वॉइस सैंपल्स भी सुने गए, कुछ आवाज के सैंपल्स प्रस्तुत किए गए इनके सामने। लश्कर तैयबा का रिक्रूटर है साजिद मीर। रिक्रूटर का मतलब है रिक्रूट करने वाला, नौकरी देने वाला। तो आतंकियों को अपने ग्रुप में नौकरी देने वाला, रिक्रूट करने वाला ये शख्स है साजिद मीर। तो इसकी वॉइस सैंपल्स भी इन्होंने सुने। और ये व्यक्ति कर क्या रहा था? ये डायरेक्ट कर रहा था, निर्देशित कर रहा था टेररिस्ट को, आतंकियों को। किस दौरान? अटैक्स के दौरान, राइट। तो इवन सो, अब इतनी बातें समझ लीजिए कि इन्होंने सब बातें सुन ली, विक्टिम्स की बातें भी सुनी। विक्टिम्स ने कहा ऐसे ऐसे हमला हुआ, आंखों देखे जो भी हाल थे उन्होंने वर्णन किया।
साजिद मीर के वॉइस सैंपल्स भी इन्होंने सुने और उन वॉइस सैंपल्स में सुनने में ये आया कि ये हमलों के दौरान टेररिस्ट को डायरेक्ट कर रहा था कि हमले ऐसे ऐसे करने हैं। इसके बाद भी इवन सो का मतलब तथापि है ना, दो यद्यपि का जो मीनिंग है, तथापि का जो मीनिंग है, मतलब विरोधाभास स्टेटमेंट जो है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, उनको डिनोट करने के लिए आता है। फिर भी मिर नाउ इन अ पाकिस्तान प्रिजन ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस। अब ये जो शख्स है ये टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस का मतलब होता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा देने के आरोप लगाए गए इस शख्स पर, और ये जेल में है, पाकिस्तान की जेल में है। अब यहां से यहां तक तो छोड़ दें आप, क्योंकि ये तो बताया गया इसके बारे में कि फिलहाल क्या कर रहा है ये। अब ये मीर जो है, अब आगे देखिए, आफ्टर पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंडेटेड एक्शन। अब इसमें भी थोड़ा वर्णन किया गया है कि जेल में क्यों है। जेल में इसलिए है कि FATF, ये फुल फॉर्म है FATF, इसके द्वारा कोई कार्यवाही का ऑर्डर दिया गया। मैंडेटेड का मतलब है ऑर्डर्ड, मैंडेटेड का मतलब आदेशित, ऑर्डर्ड। तो FATF के द्वारा पाकिस्तान की जो ग्रे लिस्टिंग हुई थी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, अभी तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, पाकिस्तान को सुनने में आया था अभी, तो ग्रे लिस्टिंग जब इसकी हुई थी तो उसके अंदर इसके द्वारा कहा गया था कार्यवाही की जाए। उस समय पाकिस्तान ने इस व्यक्ति को डाल दिया जेल में। अब आ जाओ फिर से इस मीर पर। ये जो व्यक्ति है हैज नॉट बीन ट्राइड, इस पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। हैज नॉट बीन ट्राइड, ट्राइड जो है, ट्राई मतलब मुकदमा करना है, और हैज नॉट बीन है तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव। दिस वन इज कॉल्ड पैसिव। बी के साथ में थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है, वो पैसिव वॉइस होता है, तो इस पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। अटेंडिस की वर्ब है वो हर्ड है। मिर की वर्ब है वो ये हैज नॉट बीन ट्राइड है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, कुछ नया इसमें और था नहीं। रिपीट कर देता हूं, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अटेंडीज ने, जो ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ना केवल हम लोग के जो विक्टिम्स थे उनकी बातों को सुना, बल्कि वॉइस सैंपल्स भी यहाँ पे सुने गए। लश्कर तैयबा के रिक्रूटर साजिद मीर के बारे में, ये व्यक्ति निर्देशित कर रहा डायरेक्ट कर टेररिस्ट को अटैक्स के दौरान, ऐसा होने पर भी सब बातें सामने आ गई, पुख्ता सबूत थे, उसके बावजूद भी मिर जो कि पाकिस्तान की जेल में है, किस कारण से ये चार्जेस लगाए गए हैं और जेल में क्यों डाला गया, क्योंकि जब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और उसने कहा कि कार्यवाही की जाए, तब इसने जेल में डाला मजबूरन, दबाव में। उसके बाद भी मिर पर हम यहाँ पे मुकदमा पाकिस्तान ने नहीं किया, ये इसका मतलब है। आगे देखिए, द US विच आ रहा है, इसके लिए याद रखें विच, इसके अलावा हु, दैट, ये सब जब सेंटेंस के बीच में आते हैं, जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन, और ये कनेक्ट कर अपने से पहले वाले शब्द को, जो भी शब्द इनके पहले होगा जिसको हम एंटेसिडेंट बोलते हैं, उसको रिलेट करेंगे। तो विच का संबंध US से है, तो US के लिए जो वर्ब लगी हुई है वो हैज है। तो US विच हैज कोऑपरेटेड इन मैनी अदर वेज विद इंडिया ऑन टेररिज्म, तो US जिसने की बहुत कोऑपरेट किया, बाकी बहुत सारे तरीकों में कोऑपरेट किया, आतंक को लेकर भारत का साथ दिया। अब देखो, द US कन्विक्टेड कॉन्स्पिरेटर्स डेविड हेडली एंड तहव्वुर राणा फॉर द अटैक्स, इसने कन्विक्ट भी किया। US की वर्ब कन्विक्टेड है, कन्विक्ट का मतलब दोषारोपण करना है, आरोप लगाना है। कन्विक्ट का ऑपोजिट जो होता है वो होता है एक्विट, कन्विक्ट का ऑपोजिट होता है एक्विट। आरोप मुक्त करना, दोष मुक्त करना, एक्विट, आरोप लगाना, कन्विक्ट। ठीक है, तो इसने, US ने, ये जो दो आदमी हैं इनको नाम दिया कॉन्स्पिरेटर्स, ये होता षड्यंत्र करने, षड्यंत्र रचने वाले लोग। तो षड्यंत्रकारी डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को हमलों के लिए आरोपित किया, लेकिन इसने मना कर दिया टू एक्स्ट्राडाइट देम, इसने कहा कि हम भारत को नहीं सौंपेंगे, एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। व्हाट डज एक्स्ट्राडाइट मीन? इसका मतलब होता है रिपैट्रिएट, रिपैट्रिएट, या फिर आप इसे कह दीजिए सेंड होम, मतलब स्वदेश वापस भेज देना या फिर प्रत्यार्पण करना। जिस देश की सरकार डिमांड कर रही है उसको सौंप देना, तो भारत को सौंपने से मना कर दिया। इसने कहा कि ठीक है, हमने तो आरोप तय कर दिए हैं, जेल में डाल देंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको नहीं सौंपेंगे। US के पहले द क्यों है? क्योंकि US में यूनाइटेड शब्द है, कुछ ऐसे
देशों के नाम है जहां पे यूनाइटेड शब्द होता है वहां द लगता है, जैसे द यूएस, द यूके, द यूएई, ठीक है। इसके अलावा रिपब्लिक शब्द जहां पे होता है वहां पे भी द लगता है। तो मैं लिख दूं द इंडियन रिपब्लिक तो द लग जाएगा, द इंडियन रिपब्लिक तो द लग जाएगा। मैं लिख दूं द आयरिश रिपब्लिक, द आयरिश रिपब्लिक तो भी द लग जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि द लग जाता है जब भी रिपब्लिक शब्द जुड़ा हुआ रहता है। यूनाइटेड होगा तो द लग जाता है। एक और तरीका है द लगाने का, आप एडजेक्टिव लगा दो, मैं कह दूं द पावरफुल अमेरिका द लग जाएगा, द ग्रेट इंडिया द लग सकता है ना। तो जब आप एडजेक्टिव लगाओगे तब भी द लग सकता है, रिपब्लिक लगाओगे तब भी द लग सकता है, यूनाइटेड हो तब द लग सकता है। तो ये कुछ सिचुएशन याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। विद रिलेटिव प्रोनाउन है, हैज कोऑपरेटेड इसकी वर्ब हो गई यूएस की, फिर सेकंड वर्ब इसकी कन्विक्टेड है, फिर थर्ड वर्ब इसकी हैज रिफ्यूज्ड है, ठीक है। एक्सटेट का मतलब हमने देख लिया। मीनवाइल का मतलब है इसी दरमियान, जब यूएस ने कह दिया कि हम आपको सौंपेंगे नहीं लेकिन हमने कम से कम आपका साथ दिया है बहुत सारे और तरीकों से। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, अदर के बारे में हमने डिस्कस किया कि इट कैन बी ईदर अ प्रोनाउन और अ डिटरमिनर। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि क्या फंक्शन इसका यहाँ पे है, डिटरमिनर है कि प्रोनाउन है, देन यू मस्ट से दैट दिस वन इज अ डिटरमिनर हियर, क्योंकि इसके बाद में वेज आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो जब इसके बाद नाउन आएगा तो ये डिटरमिनर है और नाउन नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन है, याद रखना है। इसी दौरान चाइना कंटिन्यूज टू ब्लॉक डेजिग्नेटिंग एलिटी लीडर्स ऑन द यूएनएससी 1267 टेरर लिस्ट। 1267 आतंकियों की यूएनएससी में एक लिस्ट है ना, उसमें इस व्यक्ति मतलब इनका नाम डालने से मतलब ये मना करता रहा है चाइना जब जब भारत ने आवाज उठाई है कि कहा है हाफिज सईद को इसमें डाल दो या फिर रहमान को इसमें डाल दो, लेकिन चाइना हमेशा इस काम को ब्लॉक करता रहा है। तो चाइना लगातार जारी रख रहा है इस प्रोसेस को कि ये डेजिग्नेट नहीं होने दे रहा है, मतलब डेजिग्नेट नामित होना, तो ये ब्लॉक कर रहा है डेजिग्नेट होने को, नामित होने को, लश्कर तैयबा के लीडर्स को किसमें, इन आतंकियों की लिस्ट में इनका नाम डालने नहीं दे रहा है, रोड़ा अटका रहा है। चाइना तो हमेशा से यही काम करता रहा है। एक काम की बात है कि लिस्ट के पहले ऑन लगेगा, इन द लिस्ट नहीं होगा। हिंदी में समझोगे तो सूची में तो आपको लगेगा इन लगाना है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश का कोई लिंक है नहीं। चूंकि आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ये एक आपको कह सकते हो कि इंटरलिंकिंग लैंग्वेज है, ये एक माध्यम में काम कर रही है। बाकी हिंदी का कोई भी लेना देना इंग्लिश से है नहीं, तो आपको इंग्लिश के दृष्टिकोण से ऑन ही याद रखना है। आगे देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम, कि चाइना जब जब बात आती है, चाइना चूंकि वीटो पावर इसको प्राप्त है, इसकी बातें सुनी जाती है वहां पे यूएनएससी में, तो चाइना रोड़ा अटकाता रहता है हमेशा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये हो गया विदेश मंत्री, क्या नाम है, एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इनका नाम है एंटनी ब्लिंकन। इन्होंने स्पेसिफिकली विशेष रूप से मेंशन, जिक्र किया एट द कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इन दोनों लोगों ने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जिनका नाम है, इन्होंने विशेष तौर पर इस प्रॉब्लम का जिक्र किया कि चाइना का करें तो क्या करें। ठीक है, स्पेसिफिकली एडवर्ब है और मेंशन का जिक्र करना होता है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। इन दिल्ली, अब बात करें कि दिल्ली में क्या रहा, ये तो मुंबई की घटना होगी। मुंबई के अंदर बात करें 26/11 अटैक्स की, दिल्ली के अंदर सीटीसी का फोकस, सीटीसी वो कमेटी का नाम है, इसका फोकस किस पर था, इसका फोकस था ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पर। रेडिकलाइजेशन का मतलब अतिवाद होता है, एक्सट्रीमिज्म होता है, कट्टरपंथी होता है। ठीक है, तो एक तो ऑनलाइन आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसी चीजें चलती रहती हैं कि लोग जो युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, जो नाराज युवा हैं, जो असंतोषी युवा हैं, उनको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, आतंकी संगठनों में जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो बेरोजगार हैं उनको पैसों का लालच देकर जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे फोकस इस बात पर था कि जो ऑनलाइन तरीके से जो कट्टरपंथी और जो टेरर रिक्रूटमेंट होते हैं, आतंकी जो रिक्रूटमेंट होते हैं, नौकरी दी जाती है, टेरर फाइनेंसिंग, जो आतंक गतिविधियों के लिए वित्त पोषित किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, किस माध्यम से देते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि इसमें कुछ लेखा जोखा तो होता नहीं, क्रिप्टो का मतलब ये है कि सीक्रेट है, कोड है, उसमें कुछ भी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं, मतलब सामने नहीं है, क्लियर नहीं है, जो छिपा हुआ वही क्रिप्टो है। तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये टेरर फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, टेरर रिक्रूटमेंट होता है, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। वर्चुअल एसेट्स, वर्चुअल का मतलब
परिभाषी बोलते हैं हिंदी में। वर्चुअल मतलब तो कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जो आपके सामने, जैसे अभी मैं आप मुझे देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वर्चुअल मोड है। आप ऑफलाइन क्लास का हिस्सा बनोगे तो वो ऑफलाइन है, वो वर्चुअल नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर स्क्रीन को बोलेंगे वर्चुअल, इसको परिभाषी बोलते हैं, और आभासी बोलते हैं। असेट्स का मतलब परिसंपत्तियां होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, इन पर चर्चा हुई। और चर्चा हुई अनमैन्ड। अनमैन्ड का मतलब जिसमें आदमी नहीं है। भाई हर काम को करने के लिए, जिसमें पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं तो एक इंसान पढ़ा रहा है आपको। अगर यही कोई मशीन ही पढ़ाती, रोबोट पढ़ाता, तो अनमैन्ड कहलाता है ये टीचिंग, राइट। तो अनमैन्ड एरियल सिस्टम, एरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू एयर, अनमैन्ड का मतलब एरियल का रिलेटेड टू एयर, हवाई। तो हवाई जो सिस्टम है, ड्रोन वगैरह हवा में ही चलते हैं, अनमैन्ड होते हैं। कोई आदमी ऑपरेट जरूर करता है, लेकिन ड्रोन के अंदर कोई आदमी नहीं होता, इसलिए अनमैन्ड कहेंगे। एरियल सिस्टम यूज, इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन होता है, याद रखेंगे। एक्सक्लूडिंग इसका ऑपोजिट है, वही प्रेपोजिशन होता है। ड्रोन्स फॉर टेरर स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स का मतलब हमले, अटैक्स, ये लिख लेना। स्ट्राइक्स का मतलब है अटैक्स। तो ये जो आतंकी हमले होते हैं ड्रोन का मदद करके, इसकी बात इन्होंने करी। ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स एंड आर्म्स, आर्म्स का मतलब हथियार है, वेपन्स है, ठीक है। और ड्रग्स का पता ही आपको क्या होता है। इन सब मुद्दों पर बात करी। तो सीटीसी का फोकस था इन मुद्दों पर, ये मुद्दे गिनाए गए। रेडिकलाइजेशन जो मैंने हाईलाइट किया है, एक्सट्रीमिज्म नोट करेंगे, अतिवाद को बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, ये ध्यान रखना है। सीटीसी फोकस वर्ब है, तो सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब वॉज है। फोकस साथ में ऑन लगता है, तो ये रहा ऑन। आगे देखिए, द डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है डिस्कशंस, चर्चाएं। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन, चर्चा। तो चर्चा जो है वो, उसका रिजल्ट क्या निकला? लेड है, वो लीड की सेकंड फॉर्म है, लीड, लेड, लेड। और लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, लीड टू बराबर होता है रिजल्ट इन, मतलब इसका परिणाम ये निकला, ठीक है। तो इन चर्चाओं का परिणाम ये निकला कि दिल्ली घोषणा हुई, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। किस चीज को लेकर? काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कि अब नई और उभरती हुई तकनीक का इस्तेमाल करना बंद करना है, उसको काउंटर करना है, उसको रोकना है। काउंटर का मतलब रोकना है। रोकना किसको है? यूज को। यूज किसका? नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग जो अभी अस्तित्व में आ रही है, जो इमर्जिंग है, टेक्नो मतलब जो उभरती हुई है। फॉर टेररिस्ट पर्पजेस, किस लिए? आतंकी उद्देश्यों के लिए, ठीक है। इनके लिए इनका इस्तेमाल रोकना है। इन डिस्कशन का रिजल्ट ये निकला, दिल्ली में चर्चाएं जो हुई उसका रिजल्ट ये निकला। अच्छा जी, ऑन प्रेपोजिशन है तो आगे देखिए आईएनजी आ रहा है, ठीक है। और चूंकि एंड जोड़ रखा है तो एंड पैरेललिज्म को फॉलो करता है, मतलब दोनों साइड में सेम काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी प्लेस्ड। तो यहां पे देखा लेफ्ट में आईएनजी है तो राइट में भी इसके अंदर आईएनजी है, इमर्जिंग यहां पे आईएनजी आ रहा है, ठीक है। While India has only 2 months, अब जैसा कि मैंने कहा था कि भाई इसका जो यूएनएससी में करंट इलेक्टेड टेन्योर जो है, अवधि है, वो 2 महीने ही बची है, तो इंडिया की वर्ब हैज है। अच्छा, वाइल 2 क्लोज को जोड़ेगा तो 1 क्लोज तो यहां खत्म हो रहा है। तो कह रहा है यद्यपि भारत के पास 2 ही महीने का टाइम बचा है, वर्तमान में जो इसका चुना हुआ जो एक टेन्योर है, जो अवधि है यूएनएससी में, वहां पे 2 महीने शेष है, भारत जो हेड कर रहा है इसको। तो गवर्नमेंट अपीयर, सरकार जो है वो ऐसा लगता है टू बी मेकिंग एफर्ट्स, सरकार ऐसा प्रतीत होता है कि एफर्ट्स कर रही है, प्रयास कर रही है टू कीप अप द मोमेंटम। क्या प्रयास है? कि मोमेंटम को बना के रखा जाए। मोमेंटम क्या होता है? आपने पढ़ाई कंटिन्यू करी, अभी तो हाल फिलहाल तो मैं खुद ही डिस्टर्ब चल रहा हूं तो पढ़ाई हमारी बाधित है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 25 दिन, अगर 1 महीने में क्लासेस रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं, तो उसका मोमेंटम अगर कंटिन्यू करते हैं, कीप अप करते हैं, इसका मतलब जो आपने एक प्रकार से कहते हैं ना, एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप करते हैं, तो ये वार्म अप जो आपने किया, शरीर आपका गर्म हो गया, या आप कहें कि आप उस धारा में आ गए कि हाँ हम पढ़ना है, एक रुचि जागृत हो गई, तो वो मोमेंटम बन गया। उसको कीप अप करने का मतलब वो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, वो डिसरप्ट नहीं हो, तो वो कहलाता है मोमेंटम। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि प्रयास कर रही है मोमेंटम को बनाए रखने का। मोमेंटम प्राप्त कहां से हुआ है? सीटीसी की मीटिंग से हुआ है। ये जो कमेटी की मीटिंग हुई है, इससे मोमेंटम मिला है। तो सरकार चाहती है कि अब ये मोमेंटम बिगड़ना नहीं चाहिए। अभी थोड़ा बहुत सुनने लग गया है पूरा दुनिया, बाकी के देश, तो ये मोमेंटम बिगड़ना नहीं चाहिए। इट विल होस्ट एन इंटरनेशनल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। अब भारत, इट आ रहा है भारत के लिए, ये भारत मेजबानी करेगा किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय इस कॉन्फ्रेंस का, कि टेरर के लिए कोई पैसा नहीं, टेरर के लिए कोई वित्त पोषित नहीं करना है। इस कॉन्फ्रेंस को करेगा, कब करेगा? 18-19 नवंबर को। और क्या करेगा भारत?
और यहाँ पे यूएनएससी स्पेशल ब्रीफिंग ऑन चैलेंजेस टू ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, कि जो वैश्विक आतंकरोधी प्रयास हैं उनके सामने चुनौतियां हैं, उसको लेकर कुछ विशेष ब्रीफिंग का मतलब है कि आपने कुछ भी सीखा आज की क्लास से, और आपसे कोई पूछता आपके घर में कि आज आपने एडिटोरियल क्लास से क्या सीखा, और आपने संक्षेप में थोड़े की पॉइंट्स बता दिए कि हाँ हमने इस मुद्दे पे चर्चा करी, कुछ ये की पॉइंट्स थे ग्रामर के, ये की पॉइंट्स थे वोकैब के, तो ब्रीफिंग होगी। तो संक्षिप्त जानकारी जो आपकी है वो ब्रीफिंग है। तो ये चीज आयोजित करेगा, 2 महीने का टाइम है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये मोमेंटम बना रहे जो मीटिंग से बना है, इसलिए एक तो इस मीटिंग का आयोजन गवर्नमेंट करेगी इस डेट को, और 15 से 16 दिसंबर को 2 दिन यहां पे ब्रीफिंग चलेगी इनकी इस मुद्दे को लेकर, ठीक है। As the Indian experience with 26/11 has shown, अब कह रहा है कि जैसा कि भारत का अनुभव रहा है 26/11 का, उस एक्सपीरियंस ने दिखाया है ना, वो एक्सपीरियंस ने क्या दिखाया है, वो द ग्लोबल कम्युनिटी हैज ऑफन बीन लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट्स। तो जैसा कि भारत का अनुभव रहा है 26/11 के अटैक्स को लेकर, उससे यह समझ में आता है कि ग्लोबल कम्युनिटी मतलब वैश्विक समुदाय जो है वो काफी लंबा चौड़ा भाषण देता रहा है। स्टेटमेंट्स तो इनके बहुत लंबे लंबे होते हैं, बातचीत में तो सब कुछ सपोर्ट करने के तैयार है, हर देश भारत के साथ खड़ा नजर आएगा, लेकिन शॉर्ट ऑन कोऑपरेटिव एक्शन। लेकिन जब सहयोग के कदम की बात आती है, सहयोग की बात आती है, कोऑपरेटिव एक्शन की बात आती है, ऐसी कार्यवाही की बात आती है कि भारत का सहयोग करें, तो वहां पर ये शॉर्ट पड़ता है, कमी रह जाती है इनके प्रयासों में, ठीक है। एंड न्यू दिल्ली विल हैव टू कीप प्रेसिंग, और भारत को, जहां देश की राजधानी की बात है, इट मींस उस कंट्री की बात हम करते हैं, तो देश को यहां पे लगातार क्या करना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा इस पॉइंट पर। पॉइंट क्या, कि टेररिज्म रिमेन्स, कि टेररिज्म जो है वो अभी भी है। जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके शब्दों में ये टेररिज्म जो है वो सबसे गंभीर जो खतरे हैं ह्यूमैनिटी को, मानवता को, उन खतरों में से एक ये है, ठीक है ना। ये खतरा बना हुआ है ह्यूमैनिटी को, तो सबसे ग्रेवेस्ट खतरे हैं, ग्रेवेस्ट का मतलब है सीरियस, जो सबसे सीरियस खतरे हैं ना, उन खतरों में से टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। कुछ काम की बातें हैं। इंडियन एक्सपीरियंस की वर्ब है हैज शोन, ग्लोबल कम्युनिटी की वर्ब है हैज बीन, ऑफन है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, न्यू दिल्ली की वर्ब है विल हैव। अच्छा, विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज कब करते हैं, जब आपको अंडर कंपल्सन कोई काम करना ही पड़ेगा, ये डिनोट करना हो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं क्या, विल हैव टू, शैल हैव टू। एक और काम की बात है, कीप के साथ में व्हेनेवर यू यूज एनी वर्ब, तो वो आईएनजी फॉर्म में लगती है। कीप प्रेसिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप क्राइंग, कीप ट्राइंग, इस प्रकार के वर्ड्स कीप के साथ आईएनजी लगता है। थ्रेट के साथ टू लगेगा, खतरा है तो किसको है, उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे, ये काम की बात है, ठीक है। ग्रेवेस्ट यहाँ पे डिग्री सुपरलेटिव का यूज है तो दे का प्रयोग कर रखा है। डिग्री सुपरलेटिव हो और एडजेक्टिव की हो, ये एडजेक्टिव की ही है क्योंकि आगे नाउन है, नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव होता है, तो दे का प्रयोग है। ये कुछ बातें खास इसमें थी। तो ये तो साहब हुआ आज का एडिटोरियल। अब ये वाला जो सेशन है, आपको ये स्लाइड तो दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सेशन उनके लिए है जो पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। तो ये आपको अब सेशन, ये वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको ये वाला सेशन चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। और चूंकि आपको पता है कि एसएससी ने एक नया मॉड्यूल सेट कर दिया है, इंग्लिश को मेंस में जब पूछेगा एसएससी अलग तरीके से पूछेगा। एडिटोरियल से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पैसेज मिलेगा, तो मैंने इसी एडिटोरियल से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तो ये अब जो सेशन में बता रहा हूं, ये सेशन उन्हीं के लिए है जो पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। बाकी आप लोगों से मुलाकात तो कल ठीक शाम 5 बजे होगी।